जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस से आई एक बड़ी अपडेट से। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर है जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का निर्माण किया जाता है, उन्होंने अपने भविष्य के प्रोग्राम का जो रोड मैप है वो सामने रखा है, जहां पर उन्होंने विशेषतः ब्रह्मोस 2 के मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। और उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है, क्योंकि करंट ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी को न सिर्फ ये सरपास करेगा बल्कि इससे भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आगे के जो ब्रह्मोस प्रोग्राम है ये 2 स्टेजेस में आगे बढ़ेंगे। जो पहला फेज़ होगा या पहला स्टेज होगा ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि जो नई ब्रह्मोस मिसाइल है वो हाइपरसोनिक स्पीड जो कि मैक 5 की है उसको प्राप्त करने में सक्षम होगी। हालांकि जो इनिशियल वेरिएंट है इसमें नेक्स्ट जनरेशन का रैमजेट इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें रशिया की जो मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लैब टेस्ट अभी तक जो किए गए हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने मैक 6.5 की स्पीड को क्रॉस किया है, लेकिन जो फाइनल क्रूज मिसाइल होने वाली है इसकी जो फाइनल क्रूज स्पीड होगी ये मैक 5 से ज़्यादा होगी जब ये प्रैक्टिकली बन के तैयार होगी, और इसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल का दर्जा दे सकते हैं। और आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस की ये जो वेरिएंट है ये एडवांस वेरिएंट के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त करेंगे। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे ब्रह्मोस 2 के मिसाइल डेवलपमेंट जो कि 2027 से 28 तक टारगेट किया जा रहा है। इसमें उद्देश्य ये होगा कि स्पीड और रेंज को बढ़ाया जाएगा और इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन स्क्रैमजेट इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके टेक्नोलॉजी के लिए ऑलरेडी रशिया के साथ जो नेगोशिएशन है वो चल रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें स्क्रैमजेट इंजन को इस्तेमाल करने की तो इसके पीछे का जो इंस्पिरेशन है वो रशिया की 3M22 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, और माना जा रहा है कि जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो वहीं से बोरो की जाएगी, जिसकी सहायता से ब्रह्मोस 2 के मिसाइल की जो स्पीड होगी ये मैक 7 से मैक 9 के बीच में होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि आपको बता दें कि ट्राई सर्विसेज ने पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि वो टोटली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये एडवांस मिसाइल बन के आएंगी तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ये हाई प्राइस टैग के साथ में आएंगी। और ऐसे में ट्राई सर्विसेज पूरी तरीके से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि एक लिमिटेड नंबर्स में या यूँ कह लें अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो ब्रह्मोस 2 के मिसाइल है इनके ऑर्डर को प्लेस करेंगी। ब्रह्मोस 2 को लेकर के ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये कहना है कि इसके आपको तीनों वेरिएंट देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो लैंड अटैक वेरिएंट, एंटी शिप मिसाइल वेरिएंट और एयर लॉन्च वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि संभवतः उस समय जो भी फ्रंट लाइन फाइटर्स कार्यरत होंगे जिनमें सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 2 और दूसरे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, इन सभी में आपको ये मिसाइल्स देखने को मिलेंगी और सही मायने में भारत को ये ताकत प्रदान करने में सक्षम होंगी। हालांकि ब्रह्मोस सीरीज की जो अगली मिसाइल आपको तुरंत देखने को मिलने वाली है ये ब्रह्मोस NG होगी, जिसका डेवलपमेंट ऑलरेडी लगभग पूरा हो चुका है और ये मैक 3 कैपेबल मिसाइल है। और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे जो बाकी जैसा कि दोपहर के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपको उस घटना के बारे में बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर ने एक स्पाई बलून को मार गिराया। दरअसल ये स्पाई बलून चाइना के उस स्पाई बलून को मिमिक कर रहा था जिसको हाल ही में अमेरिका के F-22 रैप्टर के द्वारा मार गिराया गया था। और उसके बाद से जो चिंता थी वो काफ़ी ज़्यादा भारत के खेमे में भी थी कि अमेरिका के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम है, एडवांस फाइटर्स है, तो उन्होंने इनको मार गिराया। लेकिन क्या भारत के पास ये कैपेबिलिटी थी कि भारत इस प्रकार के स्पाई बलून को मार गिराए जो कि 55,000 फीट से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पर हो? और ये भारतीय वायुसेना ने वेल प्लानिंग के साथ करके दिखाया है, और एक छोटे पेलोड के साथ ये जो बलून है ये उड़ान भरा था और उसको बाद में मार गिराया गया। लेकिन एक चीज़ जो स्पष्ट नहीं थी कि आखिरकार इसमें मिसाइल कौन से इस्तेमाल की गई, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता था कि जो राफेल की इन्वेंट्री है इनमें से ही कोई मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, लेकिन अब मीडिया सोर्सेज में ये चीज़ें पता चल गई हैं कि ये जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी राफेल में ये कोई और मिसाइल नहीं थी बल्कि मीका IR थी। यानी मीका का जो इंफ्रारेड वेरिएंट है ये इस्तेमाल किया गया था। मीका IR की बात करें तो ये एक वर्सेटाइल वेपन है जिसको मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इस समय इसका इस्तेमाल राफेल और इम्प्रूव वेरिएंट जो मिराज 2000-5 है इनमें किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें मीका मिसाइल की तो इसको डुअल वेव बैंड पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से इक्विप किया गया है, और इसकी जो टर्मिनल गाइडेंस है वो काफ़ी प्रिसाइज है। इसमें जो एक्टिव RF मोनोपल्स डॉपलर सीकर है ये इनेबल करता है कि किसी भी वेदर में ये शूट अप या शूट डाउन कैपेबिलिटी के साथ में आती है और टारगेट को ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय करती है।
इस मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च या लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप मिसाइल को लॉन्च करने से पहले जो टारगेट है उसको लॉक करके इसको लॉन्च कर सकते हैं, या फिर मिसाइल को लॉन्च करने के बाद आप टारगेट को लॉक कर सकते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। एडिशनली इसमें जो इंफ्रारेड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल किया जाता है, ये इसको काफ़ी ज़्यादा और लीथल बना देता है। सबसे खास बात तो ये है कि जो मीका का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड है, इसको ट्रिगर करने के लिए या तो आरएफ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ इस्तेमाल होता है, या फिर इसे डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूज़ की सहायता से ट्रिगर किया जा सकता है, या फिर फोकस जो स्प्लिंटर्स हैं उनकी सहायता से इसको ट्रिगर किया जा सकता है। इसकी जो कैपेबिलिटी है निसंदेह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि राफेल ने ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटीज़ का प्रदर्शन कर दिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है, ये भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लेकर आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस मार्क 1A का इंतजार किया जा रहा है, तो जेट इंजन डिलीवरी उनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हीं सबके चलते जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता है, अब ये 1965 में जो स्थिति इंडो पाक वॉर के दौरान थी, लगभग उसी क्रम में पहुंच गई है। यानी जो हम लोग लोएस्ट अभी तक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको टच कर रहे हैं। अभी हमारे पास 31 जो है एक्टिव स्क्वाड्रन्स है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स और भी गिर सकते हैं, इसका अनुमान है। हालांकि 42 स्क्वाड्रन की क्षमता है टू फ्रंट वॉर को देखते हुए, इसका टारगेट 1996 में रखा गया था, लेकिन 1996 से लेकर आज तक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। और 1996 में जब ये टारगेट था तो उस समय हमारे पास 41 एक्टिव स्क्वाड्रन थी, लेकिन तब भी जो अलग अलग गवर्नमेंट्स आई, इनके द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिए गए, जिसके चलते आज भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर स्ट्रगल कर रही है। फिर चाहे आप इसको किसी भी गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन MMRCA 1 से लेकर MRFA तक बहुत सारे टेंडर्स आए, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और आज वही कारण है कि भारतीय वायुसेना लगातार स्ट्रगल करती नजर आ रही है। दुख की बात तो ये है कि अभी भी हमारे पास ऐसा कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है जिससे तत्काल तौर पर हम इसको इंक्रीज कर सकें। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास तेजस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तेजस का प्रोडक्शन इंजन डिलीवरी पर डिपेंड करेगा, और इंजन डिलीवरी डिपेंड करेगी जनरल इलेक्ट्रिक पे। तो जब तक ये चीज़ सामान्य नहीं होती, आप तेजस से भी उम्मीद लगा के ना रखें। हाँ, एक चीज़ है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने आश्वासन दिया है कि चीज़ें सामान्य हो रही हैं, और उनके इंजन डिलीवरी के बाद ही जो स्क्वाड्रन है उस पर हमें बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ेगी। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अभी हाल ही में दिए गए मीडिया वक्तव्य में ये कहा है कि वो 2047 तक आप देखेंगे कि 100% जो इंडिजिनस फाइटर्स हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, और कुछ वर्षों में आपको भारतीय वायुसेना में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब वो परिवर्तन क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एक तरफ जहां हमारे पास F414 इंजन की डील फाइनलाइज होने वाली है, तो वहीं अब GTRE का जो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है, इसको लेकर हमें काफ़ी रोमांचक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपको पता ही है कि इस समय 3 प्रमुख दावेदार हैं, सैफरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस, और इनके द्वारा जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो ऑफर की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये तीनों अब अपने जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो भी ऑफर करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर सैफरॉन अपने राफेल के साथ प्रतिबद्ध है, तो वहीं रोल्स रॉयस ने कहा है कि वो अपने जो बोइंग 747 है उसका इस्तेमाल करेगा इंजन टेस्टिंग के लिए, जहां पर पहले जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके यहाँ टेस्ट किए जाएंगे इंजन, और वैलिडेट होने के बाद जो रियल वर्ल्ड कंडीशन भारत में है, जहां पर भारत का डाइवर्स क्लाइमेट होता है, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं जनरल इलेक्ट्रिक अपने बोइंग 747-400 का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब देखना यह है कि भारत का अंतिम निर्णय क्या होता है और भारत किसके साथ जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।